महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सबकी नवरात्रि बहुत अच्छी बीती होगी। भाई मैंने तो पूरी कोशिश की है आप लोगों की इस बार हेल्प करने की और नवरात्रि को थोड़ा अलग रूप में मनाने की, ताकि 9 दिन माता के 9 रूपों के मंत्रों को आपके सामने लाता गया और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने भी इसे जपा होगा और इसका जो फल है बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा। देखिएगा, माता रानी सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और सबकी इच्छाएँ पूर्ण करेंगे। मैं भी सोच रहा हूँ आगे कुछ नया करने की इस नवरात्रि से, तो प्रयास रहेगा कि जो ज्योतिष और तंत्र का जो ज्ञान मुझे है उसको अब मैं लोगों की मदद में लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भटकते रहते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो बहुत जल्द कम्युनिटी पोस्ट में डालूँगा कि किस तरह से ज्योतिषीय सहायता और साथ साथ भूत प्रेत बाधा आदि से जो ग्रसित लोग हैं उनकी भी अब मैं मदद करना शुरू करूंगा। क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों ने जैसे जाना मौसी के साथ जो घटना हुई उसमें ये समझ में आया कि भाई इस सब चीज़ों से भी मैं जो है प्रयास करूँ तो आगे इस पर लोगों की मदद कर सकता हूँ। मगर हाँ, एक बात कि अभी तक जितने लोग भी मुझसे ज्योतिषीय सहायता मांगने आए हैं उनमें मैंने देखा ऐसे लोग हैं जो मतलब फ्री में काम करवाना चाहते हैं। तो भैया बात ऐसी है कि आप जब झूठे और फ्रॉड लोगों के पास जा रहे हैं 11,000 20,000 दे रहे हैं, तो हमसे फ्री में काम कराने की सोच क्यों? ऐसे ही लोग ज़्यादातर आए जो मतलब चाहते हैं कि फ्री में काम हो जाए। तो पहली बात तो इस तरह के काम को कभी फ्री में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी क्या इज्जत नहीं रह जाती। दूसरा, ब्राह्मण से कभी भी फ्री में काम नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में फिर उसका आपको चुकाना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि भाई मैं तो फ्री में कोई काम करता नहीं हूँ। अगर यूट्यूब पे आप लोगों को मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो इसके भी मुझे पैसे मिलते हैं। तो फिर ये सोच क्यों कि भाई इस यूट्यूब में स्टोरी सुना रहा है तो इससे फ्री में ही काम करवा लिया जाए। तो मैं तो पैसों का लालची नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता था ऐसा करना, मगर लोगों की सोच को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ्री वाला ये हटाना चाहिए, ताकि जो ऐसी सोच वाले लोग हैं वो हटेंगे। हाँ, इन पैसों का मैं अच्छी जगह ही यूज़ करूँगा, मैं उससे गरीबों की सेवा, समाज सेवा में ही लगाऊँगा, ताकि लोगों का भी भला होता रहे। बाकी तो फिर ऊपर वाला देने के लिए है ही है। तो वही बात थी। तो बहुत जल्द इस विषय में आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोगों के पास भी कोई समस्या हो, आप लोगों के आसपास भी कोई ऐसी समस्या हो तो बताइएगा, कोशिश करेंगे। गारंटेड नहीं है कि मैं कर ही सकूँगा, मैं कोशिश करूँगा। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला उनके लिए निकाल ही देगा, मगर एक बार प्रयास करने में क्या बुरा है। दूसरी बात, इन सब चीज़ों की जो होती है ना एक नियम होती है, तो उसके नियम मैं बिल्कुल बना दूंगा भाई, उसी से रिलेटेड हमको काम करना है। अब कई बार क्या होता है कि लोग आते हैं विश्वास के साथ और कहते हैं मदद करिए, मगर नियमों को वो मान नहीं सकते। तब फिर बोलते हैं अरे हम तो आपके पास बड़े विश्वास के साथ आए थे, आप ऐसा किए वैसा किए। तो भैया देखिए, ये सारी चीज़ें ना कोई जादू मंत्र नहीं है कि मैंने ऐसा हाथ हिलाया और ये हो गया। वो सब टीवी सीरियल में होता है। ज्योतिष तंत्र सब विज्ञान सम्मत है। अब ये अलग है कि अंग्रेजों का विज्ञान इसको नहीं मानता, मतलब भारतीय विज्ञान इसको मानता है। अन्यथा तुलसीदास जी कैसे सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बता देते। तो भारतीय विज्ञान अनुसार इसमें कुछ नियम होते हैं। ये सारा कुछ जैसे आपको दिखता है भाई भूत भगा रहे ये वगैरह, ये सब कोई वो नहीं है, तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं है, ये सब विज्ञान है। इसका भी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो हिंदू विज्ञान में है, और ज्योतिष भी विज्ञान है। और जब विज्ञान है तो विज्ञान कुछ नियमों पर नियत होता है। अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, अगर आपको स्पीड निकालनी है, तो उसका इस सूत्र में रखने के लिए आपको वैल्यूज़ चाहिए। अब आप कहेंगे कि मुझे सूत्र का ऊपरी हिस्सा है, पिछले हिस्सा नहीं है, तो भैया आपका वो नहीं निकलेगा। ठीक वैसे ही ज्योतिष और तंत्र वगैरह का आप अगर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास सब चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों एक घटना हुई और मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि क्या होता है कि देखो,
मैं तो भैया बहुत इमोशनल आदमी हूँ, और जब मैं किसी की मदद नहीं कर पाता तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो ऐसी एक घटना हुई कि एक भाई बड़े विश्वास के साथ मुझे व्हाट्सअप किए कि उनको पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी नहीं लग पा रही, कई लोगों के पास गए मगर कोई मदद नहीं कर पाया। उनका कहना यह था 2 महीने से आपका व्हाट्सअप नंबर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। तो भैया ये भी एक गलत बात है, मेरा व्हाट्सअप नंबर सबके लिए अवेलेबल है, बस वो होता है कि आपको खोजना पड़ता है। अब आप बार बार मैसेज में लिख रहे हैं व्हाट्सअप नंबर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर दीजिए, तो मैं सबके सामने तो उसको रिवील नहीं कर सकता। मैंने देखे रखा है, आप ढूंढिए ना, थोड़ा सा प्रयास करिए, डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। डिस्क्रिप्शन आप लोग फालतू समझ के ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस कहानी सुनते हैं निकल लेते हैं। तो उन्होंने फिर जैसे भी ढूंढ के उन्होंने व्हाट्सअप किया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि ज्योतिष में जो है, कुंडली निर्माण में जो है, आपका जन्म समय पता होना अत्यंत ज़रूरी है। जन्म समय अगर नहीं है तो हम फिर भैया हाथ उठा देते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, ये होता है कि कई बार गांव वगैरह में जन्म समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना, चलिए 8:10 से 8:20 तक हो गया, या आधे घंटे का अंतर हो गया। कई बार हम 1 घंटे तक का भी अंतर ले लेते हैं। उसने कहा भाई 8 से 9 तो हम ले लेते हैं, करके देखते हैं, क्योंकि लग्न जो है वो परिवर्तित होते रहता है। तो हो सकता है 8 से 9 के बीच अगर लग्न नहीं बदला, हाँ ग्रहों के फल तो बदल जाएंगे, एकदम एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि अगर आपका 8 बजे का जन्म है और मैं 8:10 तक का निकाल रहा हूँ तो उसमें हो सकता है परिवर्तन, कई बार होता है कई बार नहीं होता है। जब बड़ी दूरी रहती है, अब जैसे 8 से 9 के बीच है तो फल में बहुत परिवर्तन होगा। तो मैं 100% गारंटी नहीं देता कि बता सकूंगा, हाँ 40-30% आपको बता के आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अब ये भाई का कहना था कि इनका जो टाइमिंग है वो 8 से लेके 10 के बीच है। अब हम आधे घंटे से ज़्यादा तो लेते नहीं हैं, कभी कभी 1 घंटा लेते हैं, ये भाई साहब 2 घंटे बता रहे। तो फिर भी मैंने एक बार कोशिश की तो मैंने देखा कि उस दौरान 3 लग्न बदल जा रहे हैं। अब तीनों में से मैं किसको उनका मानूं और कैसे बताऊं, प्रॉब्लम ये हो गई। और अगर तीनों का मैं अध्ययन करने बैठूंगा तो फिर तो, और उनसे कुछ मुझे मिलेगा कि नहीं इसका भी मुझे कुछ पता नहीं था। अगले बार से तो मैं बिल्कुल कमर्शियली बात करूं, क्योंकि अगर आप दूसरों की भलाई कर रहे हैं तो फिर खुद की भलाई होना भी ज़रूरी है। तो मैंने कह दिया कि भाई नहीं हो सकता। अब वो नाराज़ हुए, निराश हुए, क्या हुए मुझे नहीं पता, मगर मैं क्या कर सकता हूँ। आपके 2 घंटे में 3 लग्न बदल रहे हैं, मैं कैसे अध्ययन करूँगा उसका। तो इसलिए मगर फिर बाद में बड़ी दुख होता है यार कि कोई विश्वास के साथ आपके पास आए, आप नहीं कर सकते, मगर क्या कर सकते हैं। हर चीज़ का जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो नहीं है। आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, आप आसपास का भी टाइम बता देते कि भाई 8 से लेके 8:10 के बीच तो मैं कर देता। अब आप बोल रहे 8 से 10 के बीच, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर खुद को गिल्ट फील होता है कि यार किसी की मदद नहीं कर पाए। खैर, आशा करता हूँ भाई की ऊपर वाला मदद अवश्य करेगा और कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा होगा। मगर क्या है, गांव वगैरह में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो ऐसा काम करते हैं। वो बोल देंगे हाँ 8 से 10 अरे हम निकाल देंगे, और फिर कुछ का कुछ निकाल के आपको दे देते हैं और फिर वो फलता नहीं है। तो इसलिए जन्म के समय ज्ञात होना चाहिए। अगर किसी को प्रेत बाधा वगैरह है तो वो विशिष्ट घटना याद होनी चाहिए जिससे वो घटना शुरू हुई। तो खैर, बहुत अच्छी योजना पे चल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए और पूरे जितने भी मेरे जान पहचान के लोगों के लिए, उनके लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी। इसके अलावा जो है एक और काम है, वो है पावर योगा। देखिए आजकल हमारे जीवन में जो है बहुत परेशानी है, हम परेशान रहते हैं, हमको दुख दर्द तकलीफ भरे हुआ है, और इससे क्या होता है कि हमको मेंटल टेंशन होता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हम अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा सकते। जहाँ हमको बहुत बुरा लग रहा है, गुस्सा दिखाना है, मगर किसी कारणवश हमको अपना गुस्सा रोक लेना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमको हंस देना है, मगर हम हंस नहीं सकते। महिलाओं को तो विशेष ऐसा होता है, शर्म के मारे कई बार वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। अपने मन को मारकर घर परिवार के लिए उनको जीना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितिवश हमको रोना आता है, मगर हम रो नहीं पाते। पुरुषों के लिए तो ये विशेष है, क्योंकि उनको समाज में ऐसा माना जाता है कि रोना नहीं चाहिए। और ऐसे में ये क्या होता है, फिर ये हमारे मन के अंदर ग्रंथि बनती जाती है, और वो एक बढ़ते बढ़ते फिर वो
अवसाद, मानसिक विकार, हिस्टीरिया और भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। फिर वो इसी का रूप होता है आपका ब्लड प्रेशर, शुगर। तो पावर योगा एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। आप डेली जब वो योगा करते हैं तो उसमें आप अपनी फीलिंग्स को निकालते हैं। आप उसमें चीखते, चिल्लाते, गुस्साते, हंसते, रोते, सब कुछ करते हैं। जो फीलिंग्स आपके मन में आ रही है फ्रीली आप उसको करते हैं। और ऐसे में लोग हो सकता है आपको पागल समझे, मगर ये है कि वो फीलिंग्स हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो फिर हमारे अंदर की जो वो ग्रंथि वो खुल जाती है। अब वो कब हुआ था ये हम कह नहीं सकते कि भैया इस पोजीशन पे हमने ये फीलिंग नहीं निकाली, मगर आप योगा में उसको रोज निकालते जाइए और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी जो फीलिंग्स जैसे जैसे निकलती जा रही है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका व्यवहार बदल रहा है, आपको गुस्सा कम आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद उतरने लगता है, आपको शुगर उतरने लगता है। भाई मेरा ब्लड प्रेशर बीच में 170-180 रहता था और जो जनरल ब्लड प्रेशर है वो मेरा 150-160 हो गया था, मतलब उससे नीचे आता ही नहीं था। डॉक्टर कितनी हैवी डोज दवाई दे रहा था, इतनी हैवी डोज दवाई दे रहा था कि मतलब दवाई खाने के बाद मेरे को बेचैनी लगने लगती थी, मगर प्रेशर उतर ही नहीं रहा था। मगर जैसे मैंने पावर योगा करना शुरू किया, मैंने पाया आज 130-140 है बिना दवाई के भी। तो यही होता है, आपके अंदर जो फीलिंग्स, आपके अंदर जो गुस्सा भरा रहता है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है और यही हम पावर योगा के थ्रू निकालते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस में अपनी फीलिंग निकालते हैं और तुरंत बाद आप क्या करते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। तो शरीर जो अचानक से मस्तिष्क शरीर जो है अचानक से एकदम वो हो जाता है कि अभी इतना जोश ये हो रहा था, अचानक शांति। तो उससे फिर जो है अपने अंदर कंट्रोल आने लगता है। तो ये पावर योगा भी आप सीख सकते हैं और इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी उसकी प्रोसेस बताऊंगा। प्रोसेस फ्री है। हाँ, अगर उसको बताने के बाद भी आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम वीडियो कॉल में आपको जो है पूरा सिखाएंगे, उसकी फिर मिनिमम फीस हम आपसे लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। उस बियाबान से घर में अचानक दरवाज़ा खोलकर एक लड़का प्रविष्ट हुआ। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। उसके कदम जैसे अपने आप पास ही के पेड़ की तरफ बढ़े चले जा रहे थे और इसके साथ साथ एक हंसी उसके कानों में आ रही थी। यह हंसी वो बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। वह हंसी उसके मन में बहुत ज़्यादा डर डाल रही थी, मगर फिर भी न जाने किस मोहपाश में बंधा हुआ वो एक अजले पेड़ की तरफ बढ़ता चला जा रहा था जो उस घर के आंगन के एक कोने में था। और उस पेड़ से लटकी हुई थी एक रेशम की डोर में बंधा झूला। झूले को देखने से समझ में आ रहा था कि लंबे समय तक वो उपयोग में नहीं लिया गया है। रस्सियां भी कमजोर हो गई थी, झूला भी काफी हद तक जला हुआ सा था। वो लड़का उसी झूले की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। क्यों बढ़ा चला जा रहा था उसे खुद पता नहीं था, मगर फिर भी उसके कदम उधर ही चले जा रहे थे और कानों में बार बार वो हंसी गूंजती चली जा रही थी। बढ़ते बढ़ते उसके कदम जाकर रुके झूले के ठीक पास और तभी वो झूले पर बैठ गया और ऐसा लगा जैसे कोई बहुत गुस्से के साथ झूले को झुला रहा है। लड़का डर से कांप रहा था, अपने आप को रोकने में असमर्थ था, मगर फिर भी झूला इतनी तेजी से झूल रहा था कि अब उसका उस झूले से उतर पाना संभव न था। और तभी आसमान में चमकी एक तेज बिजली आकर गिरी ठीक उस पेड़ के ऊपर और अगले ही पल उस लड़के का शरीर राख में परिवर्तित हो गया।
शिवू और सोमेन दोनों पक्के मित्र थे। वैसे शिवू और सोमेन में मेल कहे तो कुछ भी ना था, क्योंकि दोनों के परिवार एकदम अलग से थे। एक तरफ शिवू जहां एक गरीब परिवार से था, जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और मां किसी तरह से घरों में काम करके शिवू के पढ़ने की व्यवस्था कर रही थी। दूसरी तरफ सोमेन के माता और पिता दोनों ही डॉक्टर थे। किसी भी चीज की कमी ना थी, हर तरह की सुख सुविधा उसके पास थी। मगर फिर भी क्लास के दूसरे लड़कों को छोड़कर उसे शिवू ही क्यों पसंद आया, ये उसे भी नहीं पता। शिवू भी उस पर जान छिड़कता था। हालांकि स्वभाव से शिवू थोड़ा शर्मीला और डरपोक था। करता भी क्या बेचारा, बचपन से अभाव में पला है, इसीलिए उसका स्वभाव ऐसा हो गया है। क्लास के दूसरे लड़कों से भी वो डरता था और शायद उसका यही स्वभाव सोमेन को उसके पास खींच कर लाया। दोनों में दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि सोमेन को पता ही नहीं चला कि कब शिवू उसके दोस्त से भाई में बदल गया। अब तो जैसे सोमेन को शिवू के बिना अच्छा ही नहीं लगता था। दोनों साथ में स्कूल जाते और अधिकतर समय शिवू सोमेन के घर में रहकर ही पढ़ता। वैसे भी उसकी माँ तो काम में ही ज्यादा समय बाहर रहती थी। घर में ऐसी सुख सुविधाएं भी कहाँ थी। सोमेन के घर के सुख सुविधाओं के बीच शिवू भटका नहीं था, बल्कि पढ़ाई में मन लगा रहा था। इस साल दोनों की 12th थी। दोनों ने तय किया था पीटी क्लियर करेंगे और फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे। सोमेन को तो चिंता थी नहीं, क्योंकि पैसों का इंतजाम उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, शिवू को यह विश्वास जरूर था कि वो इतने मार्क्स तो ले आएगा कि स्कॉलरशिप से आगे इंजीनियरिंग पढ़ सकेगा। मगर समस्या थी एंट्रेंस निकालना, और इसके लिए चाहिए था कोई अच्छा ट्यूटर। दोनों के दिमाग में एक ही नाम आया, वो था शिवानी दी का। शिवानी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, मगर यहां तक पहुंचने के लिए उसने जो स्ट्रगल किया था और जो नॉलेज गाया था, उस नॉलेज को दूसरों में बांटना उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। इसलिए हर साल वो कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को कोचिंग देती थी। मगर शिवानी से कोचिंग पाना ये तो बड़ी किस्मत की बात होती, क्योंकि स्टूडेंट को अच्छी तरह देख परख कर ही वो लेती थी। उसका मानना यह था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके उसने बहुत पैसा कमाया है। पैसा उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, मगर हाँ, जो ज्ञान उसके पास है उसे ऐसे विद्यार्थियों को देना जिसे प्राप्त कर वो जिंदगी में आगे बढ़ सके और सफलता प्राप्त कर सके। इसीलिए हर साल अपनी कोचिंग में वो कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को ही लेती थी, और वो विद्यार्थी भी आगे चलकर बहुत सफल होते थे। इसलिए शिवानी की कोचिंग का नाम काफी फेमस था। शिवू और सोमेन दोनों ने ही तय किया कि वो भी शिवानी से ही कोचिंग लेंगे। उस दिन वो दोनों उसके ऑफिस में थे। शिवानी ने दोनों को गौर से देखते हुए कहा, देखो, इस साल मैं कोचिंग नहीं दे पाऊंगी। असली में बहुत काम है और ऑफिस के काम का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि मैं सोच रही हूं कि अभी ये कोचिंग वाला काम बंद कर दो। भाई, टाइम ही नहीं मिल पाता है लाइफ में, इसलिए आई एम सॉरी। दोनों के चेहरे निराश हो गए। वो बोले, शिवानी दी, हम लोग बहुत आशा लेकर आए थे। हम लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आपकी गाइडेंस मिल जाती तो। बाकी सब कोचिंग से पैसे लेते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। और वैसे भी शिवू के पास तो वहाँ की फीस देने के भी पैसे नहीं हैं। हाँ, आपके यहाँ की कोचिंग की फीस किसी तरह से वो इंतजाम कर लेता। इसलिए दोनों की बात सुनकर शिवानी थोड़ा गंभीर हो गई। फिर बोली, ठीक है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को कोचिंग दे सकूंगी। अब ये तुम डिसाइड कर दो तुम दोनों में से कौन आएगा। सोमेन तुरंत ही बोला, आप शिवू को ले लीजिए, मैं तो कहीं और पढ़ लूंगा।
मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ की फ़ीस भी कम है, आप पढ़ाती भी अच्छा है, इसे आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। मैं कुछ भी करके मैनेज कर लूँगा। शिवू तू कल से आ जा। मगर तभी सबको आश्चर्यचकित करके शिवू ने जो कहा वो सुनने लायक था। बोला, नहीं सोमेन, पढ़ेंगे तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। मैं अकेला यहाँ आकर पढ़ूँ और तू किसी और कोचिंग में पढ़े और कल को एंट्रेंस क्लियर ना कर पाए, ये नहीं होगा। क्लियर करेंगे तो दोनों साथ में, नहीं तो चल छोड़, चलें। दोनों उठकर कमरे से बाहर जाने लगे। अचानक शिवानी खिलखिलाती हुई बोली, अरे अब तुम लोग का नाटक बंद करोगे? अच्छा बताओ, कब से आओगे और किस टाइम आओगे? सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके बाद चल पड़ा उनका पढ़ने का सफर। शिवानी बहुत अच्छा पढ़ाती थी। मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को इतनी आसानी से वो बता देती थी कि दोनों आश्चर्यचकित हो जाते थे। दोनों अपने लिए गए फैसले पर बहुत खुश थे। दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे, मगर प्रॉब्लम थी सिर्फ एक। शिवानी के घर के रास्ते में एक घर पड़ता था। उस घर के एक तरफ एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें एक झूला टंगा था। उस झूले में हमेशा एक लड़का बैठा रहता था जो अक्सर आते जाते शिवू और सोमेन को देखा करता था। वैसे तो वो झूला झूलता रहता था, मगर जैसे ही वो दोनों उसके घर के सामने से गुजरते थे वो झूला झूलना बंद कर एकटक उनकी तरफ निहारता रहता था। शुरू शुरू में आते जाते दोनों ने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की, मगर उसका इस तरह से देखना दोनों को ही थोड़ा अटपटा लगने लगा था। और वैसे भी शिवू तो डरपोक था ही। हालांकि उस घर के मेन गेट में एक बड़ा मजबूत दरवाजा लगा था जिस पर एक बहुत बड़ा ताला लटकता था। यह भी सोचने का सवाल था कि आखिर वो ताला इस तरह से क्यों लटकता है। ऐसे ही महीना भर बीत गया। एक दिन अचानक जैसे ही वो दोनों उस घर के सामने से गुजर रहे थे, वो लड़का उन्हें देखकर खिलखिला उठा। दोनों ठिठक कर रुक गए। आज तक तो वो बड़े गौर से उन्हें देखा करता था, मगर आज पहली बार खिलखिला रहा था। और तभी उनके देखते देखते उस लड़के की खिलखिलाहट अजीब सी कुर्राहट में बदल गई। और जैसे किसी पागल की तरह वो दौड़ता हुआ मेन गेट में आया और गेट को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। उसके व्यवहार में ऐसे खूंखारपना था कि दोनों वहां खड़े खड़े कांप उठे थे। सोमेन, जो खुद को बहुत हिम्मती कहता था, वो भी कांप उठा था। ये तो गनीमत है कि वो मजबूत दरवाजा था, वरना वो लड़का जिस तरह से व्यवहार कर रहा था, अगर दरवाजा नहीं तो शायद दोनों को टूट पड़कर वो फाड़ डालता। दोनों वहां से दौड़कर भाग गए। मगर इसके बाद ये जैसे क्रम सा बन गया। वो लड़का दिन भर झूले में ही बैठा रहता था और जैसे ही वो दोनों उस दरवाजे के सामने से गुजरते, पहले उन्हें देखकर हंसता और फिर पागलों की तरह दरवाजे पर टूट पड़ता। दोनों इस बात से बेहद परेशान हो चुके थे। एक दिन उन्होंने शिवानी से इस विषय में पूछा। वो बोली, कौन? अच्छा, वो रॉकी? हाँ, अरे बेचारा बहुत दुखी आत्मा है रे। पहले लड़का ठीक ठाक था, मगर जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसमें मानसिक रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। डॉक्टरों से काफी इलाज कराया गया, बाकी सब कुछ तो ठीक हो गया, मगर उसके स्वभाव में एक अजीब सा लक्षण दिखाई देने लगा। वो लोगों को हंसता बोलता नहीं देख सकता है।
जब भी उसके सामने कोई हंसता बोलता तो वो उत्तेजित होता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। बेचारे के माता पिता ने परेशान होकर उसे यहाँ छोड़ दिया है। यहाँ उसकी एक बूढ़ी दादी रहती है और कुछ घर में काम करने वाले लोग रहते हैं। तो उसे किसी मेंटल असराई में नहीं भेजा? सोमेन पूछा। उसकी दादी ऐसा नहीं चाहती है, इसीलिए उसे अपने पास रखे हुए हैं। दिन भर उस झूले में ही वो बैठा रहता है, देर रात तक झूले में बैठा रहता है। वैसे कुछ करता नहीं है, मगर हाँ, घर के सामने से अगर कुछ लोग हंसते बोलते गुजर जाए तो इसी तरह से उन पर चीखता चिल्लाता है। तुम लोग उधर ध्यान मत दो। इसके बाद फिर कुछ समय बीत गया, मगर उस लड़के का व्यवहार नहीं बदला। एक दिन जाते जाते अचानक सोमेन अपनी साइकिल वही स्टैंड में खड़ा कर दिया। यहां एक बात बता देना जरूरी है कि दोनों लड़के आपस में बातें करते हुए उस गली को पैदल ही पार करते थे। सोमेन दरवाजे के पास गया। लड़का अभी भी पागलों की तरह दरवाजे को पकड़कर हिला रहा था। अचानक सोमेन उसके पास पहुंचा। सोमेन को अपने पास आते देखकर वो लड़का भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया था। कुछ देर के लिए शांत भी हो गया था, मगर फिर अचानक वो उत्तेजित हो उठा और तभी सोमेन चीख पड़ा, चुप चुप, एकदम चुप। सोमेन के इस अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर लड़का भी आश्चर्यचकित हो उठा था। वो चुप हो गया। चल चल चल, उधर जाके झूले में बैठ बैठ। लड़का धीरे धीरे वापस जाकर झूले में बैठ गया। सोमेन शिवू की तरफ देखकर मुस्कुरा उठा और फिर वापस आ गया। देखा, दुनिया में डरने से कुछ नहीं होता है। हर समस्या का अगर तनकर सामना करोगे ना, तभी ये होता है। देख, इस तरह से वो जाकर चुपचाप झूले में बैठ गया है। मगर शिवू साइकिल पकड़े थर थर कांप रहा था। वो बोला, सोमेन सोमेन, वो चुपचाप नहीं बैठा है। उसके ऊपरी हाव भाव शांत है, मगर उसके अंदर तूफान है। देख देख, उसकी आंखों की तरफ देख। उसकी आंखें सामान्य इंसानी आंखें नहीं है। ये लड़का इंसान नहीं, शैतान का रूप है। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। अरे यार देख, अब मैंने उसे डांट दिया है, अब वो हम लोगों को देखकर कभी कुछ नहीं कहेगा। अरे मैं हूं ना, तू डरता काहे है? मैं तेरी हर मुसीबत से रक्षा करूंगा। शिवू थोड़ा सा सामान्य हुआ और अपने व्यवहार पर लज्जित भी हुआ। क्या करूं यार, तू तो जानता है मुझे दुनिया में हमेशा डर लगता है। मगर हाँ सोमेन, एक वादा करता हूं, कभी अगर तू मुसीबत में रहा ना, तो मैं भी तेरी मदद अवश्य करूंगा। इसके बाद परिस्थितियां कुछ बदल सी गई। शिवानी कुछ समय के लिए केरला घूमने चली गई थी। करीब 2 हफ्ते का समय शिबू और सोरेन दोनों ट्यूशन नहीं गए। इस दौरान उनके दिमाग से उस लड़के की बात भी निकल गई थी। 2 हफ्ते बाद जब शिवानी लौटी तो दोनों क्लास को गए। जाते समय दोनों साइकिल चलाते हुए गए थे। लौटते में जब पैदल आ रहे थे तो अचानक उस घर के सामने पहुंचकर दोनों ठिठक कर रुक गए। घर वीरान सा पड़ा था। दरवाजे में भी ताला नहीं था। आंगन में वो लड़का भी नहीं था। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि वो पेड़ और वो झूला अजली हालत में अब भी वहां मौजूद थे। दोनों चौंक पड़े।
ये क्या हुआ? तभी अचानक शिबू ने सोमेन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सोमेन, सोमेन यहाँ से जल्दी चल, जल्दी चल। अरे क्या हुआ? फिर तू डरने लगा? नहीं तो सुन, कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा है, सुन। हाँ, यहाँ पे इतना वीराना सन्नाटा है, कौन तुझे बुलाएगा? उस दिन तो वो दोनों घर चले गए और अगले दिन जब शिवानी से इस विषय में पूछा तो एक अत्यंत दुखद बात उन्हें सुनने को मिली, और वो ये थी कि रॉकी मारा जा चुका है। उस दिन शाम को हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रॉकी हर दिन की तरह झूले में ही बैठा था। घर वालों के बार बार बोलने के बाद भी वो घर के अंदर नहीं आया, या कहें मौत उसे आने नहीं दे रही थी। अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और उन्हीं में से एक बिजली उस पेड़ पर आकर गिरी। पेड़ और झूला के साथ साथ रॉकी भी वहीं पर खत्म हो गया। रॉकी के माता पिता उसकी दादी को अपने साथ लेकर गए हैं। अब वो घर वीरान पड़ा है। सुनकर दोनों के दिल धक से हो गए थे। हालांकि सोमेन को इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ा, मगर शिवू की हालत कुछ ज्यादा खराब सी हो गई थी। उस दिन वो वहां से पैदल गुजरने को तैयार नहीं था, इसलिए दोनों साइकिल चलाते हुए चलने लगे। पर असामान्य रूप से उस घर के सामने आकर शिबू ने साइकिल रोक दी। वो एकटक उस जले हुए पेड़ की तरफ देख रहा था। सोमेन बोला, चलना, क्यों रुक गया यहां? क्या हो गया तुझे? सोमेन, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? कोई मेरा नाम लेके बुला रहा है। सोमेन ने उसका हाथ खींचते हुए साइकिल चलाया, मगर तभी शिबू अनबैलेंस होकर जमीन पर गिर पड़ा। आज घर जाते जाते कुछ अंधेरा ही हो गया था। रास्ते में स्ट्रीट लाइट न होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
उस पेड़ पर दोबारा बिजली गिरी थी और उसी बिजली ने शिवू की जान ले ली थी। सोमेन तो जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। सामने एग्जाम थे, दूसरी तरफ शिवू के बिछड़ने का दर्द। शिवू उसका दोस्त ही नहीं, उसका छोटा भाई, उसके जिंदगी का अभिन्न अंग था। आज जब वो शिवानी के घर पढ़ने अकेले जाता था तो ऐसा लगता था जैसे आज भी शिवू उसके साथ ही जा रहा है। शिवानी ने घटना के ठीक बाद सोमेन से जाकर मुलाकात की थी। सोमेन, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जिस ट्रॉमा की हालत से तुम गुजर रहे हो वो दूसरे फील नहीं कर सकते। शिवू तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके चले जाने से जिंदगी खत्म हो गई। तुम दोनों ने मिलकर एग्जाम क्लियर करने का सपना देखा था। मुझे लगता है तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए ताकि एग्जाम क्लियर करके तुम अपने साथ साथ शिवू की आत्मा को सपने को भी पूरा कर सको। शिवानी की बात सोमेन के दिल तक उतर गई थी। उसने तुरंत ही निर्णय लिया वो क्लास कंटिन्यू करेगा। उस दिन जब वो क्लास आया, शिवानी ने पुरानी बातें करने के बजाय उसे अच्छे से पढ़ाया। सोमेन भी अब अपना ध्यान पढ़ाई में लगा रहा था, मगर एक बात उसे कचोटती थी। आते जाते जब भी वो उस घर के सामने पहुंचता था, उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है। ठीक ऐसा ही अनुभव एक समय शिवू को भी होता था, मगर सोमेन ने इस बात को नजरअंदाज किया। देखते देखते समय आगे गुजरता रहा। जनवरी का महीना आ गया। ठंड के इस मौसम में एक हफ्ते की बारिश अवश्य होती है, जिसमें ठंड और तेज होती है और उसके बाद फिर बसंत का आगमन होता है। ये वही मौसम चल रहा था। उस दिन शिवानी के घर पड़ते हुए तेज बारिश शुरू हो जाने के कारण सोमेन को जरा देर तक वहां रुक जाना पड़ा। घर लौटते हुए रास्ता पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। तेज साइकिल चलाकर सोमेन उस गली को पार कर लेना चाहता था, मगर तभी उस घर के सामने पहुंचकर उसकी साइकिल अनबैलेंस सी हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। हड़बड़ाकर उठकर जब उसने मोबाइल टॉर्च जलाकर देखी तो साइकिल का पहिया ठीक वैसे ही लोहे में फंसा हुआ था जैसे उस दिन शिवू का फंसा था। अपने आप को जल्दी से उठाकर खड़ा कर ही रहा था सोमेन की अचानक उसके कानों में उसका नाम पुकारा जाने लगा। सोमेन, आओ आओ ना। चौंक पड़ा था वो। कौन? और तभी जैसे उसके पांव अपने आप चल पड़े उस घर के दरवाजे की तरफ। एक धक्के में ही दरवाजा खुल गया और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा उस पेड़ की तरफ। वो हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। इस हंसी से वो बहुत अच्छी तरह से परिचित था, मगर कौन हंस रहा है? अंधेरे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे लगा जैसे उसके दिमाग में कौंध उठा, भाग जा यहां से, यहां बहुत खतरा है, आगे मत जा, भाग जा। ये शायद उसके अंतरात्मा की आवाज थी जो आगे के खतरे को भांपकर उसे वहां से भाग जाने के लिए बार बार उद्धत कर रही थी, मगर न जाने किस मोहपाश में बंधे हुए उसके कदम खुद ब खुद उस पेड़ की तरफ बढ़े चले जा रहे थे।
पेड़ के पास पहुंचकर अचानक वो ठिठक कर रुक गया। अरे वो यहां कैसे पहुंच गया? सामने वो जला पेड़ और उस पे लटकता हुआ जला झूला खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। मन में बार बार कोई कह रहा था, भाग जा यहां से, यहां बहुत मुसीबत है, भाग जा। मगर बार बार कोई उसे बुला रहा था, आओ ना, आओ इस झूले पर बैठ जा। उसके कदम उस झूले की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक ऐसा लगा किसी ने उसे जोरदार धक्का दिया। अपने आप को संभाल न पाकर सोमेन 2 कदम पीछे आकर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। मगर फिर वही आवाज उसके कानों में गूंजने लगी और वो किसी सम्मोहन में सा बंधा उठकर खड़ा होकर फिर से झूले की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि ऐसा लगा जैसे उसके और उस पेड़ के बीच कोई अदृश्य शक्ति आ गई है और उस शक्ति ने उसे आगे बढ़ने से रोक रखा है। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी हुई और कुछ ही पलों में तेज गड़गड़ाहट के साथ सामने का दृश्य देखकर चौंक उठा था सोमेन। उससे कुछ ही कदम की दूरी पर खड़े उस पेड़ पर फिर से बिजली गिरी। वो छिटक कर दूर जा गिरा, मगर न जाने कौन सी वो अदृश्य शक्ति थी जिसने उसे झूले तक नहीं पहुंचने दिया और इसी वजह से वो अभी जिंदा जमीन पर पड़ा हुआ है। अन्यथा अभी तक उसकी जली हुई लाश झूले पर पड़ी हुई होती। अचानक वो उठा और पागलों की तरफ बेतहाशा दौड़ना शुरू हो गया। दौड़ते वो शिवानी के घर की तरफ चला गया। जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। शिवानी ने दरवाजा खोला तो उस समय बाहर तेज बारिश हो रही थी। बारिश में तरबतर भीगा सोमेन वहां खड़ा था। सोमेन, क्या हुआ? अरे तू घर नहीं गया? बिना कुछ बोले सोमेन घर के अंदर आकर सोफे पर बैठ गया और फिर बेहोश हो गया। आंखें खुली तो 3 जाने पहचाने चेहरे उसे घूर रहे थे। अचानक सोमेन की मां उसके सर पर हाथ फेरती बोली, कैसा है बेटा? क्या हो गया तो तुझे? बता। सोमेन हड़बड़ाकर उठ बैठा। मां, पापा, आप लोग? हाँ, मैंने ही नहीं बुलाया। तुम तो बेहोश हो गए थे, आखिर हुआ क्या था? सोमेन ने सारी बात उनको बता दी। सुनकर वो भी आश्चर्यचकित थे। फिर जब वो थोड़ा सा सामान्य हुआ तो उसके माता पिता उसका लेकर जाने लगे। जाते जाते अचानक उसकी माँ बोली, शिवानी, मैं सोच रही थी अब तो एग्जाम आ ही गए हैं, सोमेन का अब इस गली से आना जाना करना ठीक नहीं है, मैं अब उसे यहाँ नहीं भेजूंगी। आप ठीक करिए मैम, वैसे भी मैं ही आपसे कहने वाली थी, एग्जाम को कुछ ही दिन बचे हैं, मैं सोच रही थी मैं ही आपके घर आकर इसे पढ़ा दिया करूंगी, इसे अभी आने की जरूरत नहीं है। मगर तभी सोमेन सबको रोकते हुए बोला, नहीं, अब मैं ठीक हूं और अब मुझे नहीं लगता है अब कोई डरने की बात है, मैं रेगुलर आऊंगा। मगर सोमेन, नहीं, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है, चलिए। अपने पिता की कार में बैठकर जाते हुए उस घर के सामने पहुंचकर सोमेन ने कार रुकवा दी। अरे मगर यहाँ क्यों कार रुकवाई तुमने? सोमेन कार का दरवाजा खोलकर उतरने लगा। पागल मत बनो सोमेन, चढ़ो कार में। सोमेन, कहाँ जा रहा है तू? मैं आ रहा हूँ माँ, डरो मत, अब कुछ नहीं होगा, कहकर वो फिर से उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर चल पड़ा और आंगन में ठीक उस पेड़ के पास पहुंचकर उसके कदम ठिठक कर रुक गए। सामने वो पेड़ जमीन पर उखड़ा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत गुस्से के साथ उस पेड़ को जमीन से उखाड़ फेंका हो। तेज बारिश और आंधी की वजह से वो टूट कर गिरा था, ये सामान्य लोग देखकर कहते, मगर सोमेन जानता था वो पेड़ किसी ने उखाड़ कर फेंका है।
उसने नज़र घुमाकर आसपास खोजी, मगर वो झूला उसे कहीं भी नहीं दिखा। अचानक फफक उठा था सोमेन। तू आ गया मेरे दोस्त, तू आ गया। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं जानता हूँ ये तू ही था जिसने आज मेरी रक्षा की है। आज अगर तू ना होता तो मैं भी, मगर नहीं, अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू अब मेरे साथ है। एक दिन वादा किया था तूने, जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा तो तू मुझे बचाएगा। आज तूने मुझे बचा लिया।